स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अब जैसे ही अपन पीरियोडिक टेबल में घुसते हैं, पीरियोडिक टेबल में घुसते ही यही एलिमेंट है जो सबसे पहले अपने को देखना मिलेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन वास्तव में सबसे हल्का होता है। भाई हाइड्रोजन जितना हल्का तो कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले लेके आया है। इसका एटॉमिक मास भी सबसे कम होता है। सो अब ये क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट बोला जा सकता है इसको। अब लाइटेस्ट एलिमेंट है मतलब सबसे हल्का है, और सबसे हल्का है तो इसके पार्टिकल के बीच में वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स भी कम रहेगा। मान के चलो ये हाइड्रोजन के गैस है, ठीक है ना, और ये भी हाइड्रोजन का गैस है, गैसीय मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में जब इनका वजन ही कम है, इन दोनों का वजन ही, वेट ही कम है, इसका भी वेट कम है, इसका भी वेट कम है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये सबसे हल्के एलिमेंट है, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। तो इनके बीच में जो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ना, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स, वो कम होगा। और वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा तो ये पार्टिकल दोनों क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और ये दूर दूर रहेंगे तो ये इतनी दूर रहेंगे कि ये गैस बना सकें। क्या बना सके, गैस बना। अच्छा, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, है ना, लिक्विड में थोड़ा दूर चले जाते हैं, और गैस के पार्टिकल में तो बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो जो ये डिस्टेंस होती है ना बहुत ज़्यादा दूर वाली, वो किस में मिलती है, इस हाइड्रोजन में मिलती है। तो ये किस में मिलता है, सबसे हल्की गैस के फॉर्म में मिलता है। अपन ने बोला लाइटेस्ट एलिमेंट बोल दिया, या फिर बोलेंगे लाइटेस्ट गैस भी बोल देंगे। तो हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है और लाइटेस्ट गैस भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात करें, क्योंकि सबसे हल्का है ना, और यहाँ पर ये जलने लायक होती है। ये हाइड्रोजन क्या होती है, जल सकती है। हाइड्रोजन की मैं पूरी बातें बताऊंगा तुमको आगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। हाइड्रोजन एक छोटा सा एलिमेंट है, उस पर पूरा चैप्टर है, देख लो। तो ऐसा तो है नहीं कि हल्के में लेके चलना है इसको, नहीं, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेके चलना है इसको, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी के बाद में पीरियोडिक टेबल में अभी तक इसको जगह नहीं मिली कहीं पर भी। इसको रखते तो हैं एस ब्लॉक में, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले पटक देते हैं इसको बेचारे को। पर इसकी प्रॉपर्टी कुछ एफ ब्लॉक के साथ भी मिलती है, एफ ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक के साथ भी मिलती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, लेने देने के लिए एक ले सकता है और एक दे सकता है। तो हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी भी है और इलेक्ट्रॉन लेने की। जैसे मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे। मेटल क्या कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन दे के मेटल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी मेटल होता है, मेटल वही अच्छी होती है, मैंने बोला था बार बार, जो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। पर हाइड्रोजन मेटल की तरह भी काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है तो वो ले भी सकता है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है, इस वजह से अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन की अभी तक कोई ऐसी जगह फिक्स नहीं करी है। अच्छा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में ज़्यादातर एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है, सबको पता है। पर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या मेटल है क्या, ना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, समझे। तो इसकी अभी तक कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, और इसकी बहुत सारी ये क्यों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि इसमें 1 ओवरलैपिंग होती है, 1s ओवरलैपिंग होती है। कैसे होती है तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन की मेन प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन में तुम्हें बस इतना सा लिखना है अभी तक कि हाइड्रोजन सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट है और लाइटेस्ट गैस भी है ना। ये लिखो, बाकी चीज़ें नीचे वाली कुछ नहीं लिखनी है, नीचे वाली लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। अब देखते हैं, हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो लिखना इसमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, अपनी अर्थ की बात नहीं कर रहा। इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो है एलिमेंट वास्तव में वो हाइड्रोजन है। देखो, अर्थ की केवल बात करूं मैं, अर्थ की, देन तो बहुत छोटी बात हो जाती है। ये अर्थ है, ठीक है ना, और यूनिवर्स का कोई आता पता ही नहीं है, यूनिवर्स बाकी सारा ये यूनिवर्स मान लो, ठीक
ठीक है ना। इतना मैंने यूनिवर्स मान लिया, इसके अंदर अर्थ ही है छोटा सा मान लो, ठीक है ना। तो अर्थ में तो हाइड्रोजन बहुत कम है, तुम्हें पता है हाइड्रोजन अपने अर्थ का अगर गैस रेशियो देखें तो 78% नाइट्रोजन है, ऐसे करके 21% ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऐसे करके हाइड्रोजन की अमाउंट तो अदर गैसेज में आती है कि हाइड्रोजन एटम की मोलिक्यूल की क्या रहती है, बहुत कम होते हैं, है ना। अर्थ पे ये कम मिलता है, बाकी अर्थ पे इसकी अमाउंट कम है। पर अगर बात करें पूरी यूनिवर्स की तो हाइड्रोजन के लायक, मतलब हाइड्रोजन के अलावा तुम्हें देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो हाइड्रोजन मिलती है। अच्छा, इसका पता कैसे करा? जैसे अपने मिट्रियोस आते हैं ना, जैसे कि कोई उल्का पिंड आता है ना, अर्थ पे, तो उनमें जो गैसेस भरी आती है ना, वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस भरी आती है। तो वो क्योंकि वो तो बाहरी स्पेस से आया है ना, स्पेस से आया तो मतलब क्या होगा, वहाँ स्पेस की बात बताएगा वो, अपने को स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट है वो बताएगा। अब कोई भी मिट्रियोस आता है या फिर कोई उल्का पिंड आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है, अंदर की साइड। उसमें सबसे ज़्यादा गैस मिलने को मिलती है हर बार। बहुत सारे मिट्रियोस आते हैं, उसमें से एक में नहीं बहुतों में हाइड्रोजन मिली है, और सब में हाइड्रोजन तो मिलना कॉमन है। तो साइंटिस्टों को हर जगह जहाँ भी जाते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन देखने को मिल ही जाती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स बोला जा सकता है। ये बात बताएं तो इसका 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, ये अच्छी बात है। देखो 70% मास केवल हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करके बैठा है पूरी यूनिवर्स का, समझे बात को। तो देखूँ मैं तुझे वहाँ वहाँ, मिले तुम मुझे जहाँ जहाँ, वो लिखो चुकाना है ना, वो फिट होता है इसके लिए हाइड्रोजन वाला, है ना। देखूँ मैं जहाँ जहाँ, मिले तुम मुझे वहाँ वहाँ, वो हाइड्रोजन के लिए फिक्स होता है, एकदम फिट बैठता है। हाइड्रोजन हर जगह मिल जाएगा इस यूनिवर्स में। अच्छा, अर्थ पे देखने को जाओगे ना तुम, नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ पे हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की इतनी बड़ी ग्रेविटी नहीं होती कि उसको खींच करके, बताता हूँ तुमको, थोड़ी देर बाद में आएगा। ये कहानी समझ में आई? तो इसमें लिखना क्या है, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन में बस इतनी सी पॉइंट लिखनी है। अभी एक बात और बता देता हूँ, सुनो, वो भी लिख लेना। हाइड्रोजन का सीक्वेंस लिखता हूँ मैं, किस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, तो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलने वाला है। यूनिवर्स के बाद में अगर यूनिवर्स से अपन अपने सोलर सिस्टम में आए तो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन किस में मिलेगा, सन पे। और सन के बाद में अगर बात करें अर्थ पे, अर्थ से भी ज़्यादा होते हैं वैसे, सर्टन जुपिटर और सैटर्न पे भी मिलते हैं, पर सबसे कम मिलेगा अर्थ पे। किस पे मिलेगा, अर्थ पे। अब अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे अपन को मिलेगा 9th नंबर की पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है, 9th पोजीशन ऑन अर्थ। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो अर्थ के अंदर ये कौन सी पोजीशन रखता है, 9th पोजीशन। मतलब देखो जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो गया, फिर ऑक्सीजन आएगा, ऐसे ऐसे करके अपन एक रैंक बनाए ना, भी सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से हैं अर्थ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि 78% नाइट्रोजन रहती है ना, फिर 21% ऐसा करके चलता है ना, तो ऑक्सीजन आ गई, ऐसे करके इसमें अगर रैंक बनाए ना, तो रैंक में इसकी जो हाइड्रोजन की पोजीशन आएगी वो कौन सी आएगी, 9th नंबर की पोजीशन आ जाएगी। अरे हाँ या ना? चलो, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें, थोड़ा इतना लिख लेना, ये चीज़ लिख लेना ऊपर वाली, और ये लिख लेना, समझ आई बात? चलो मैंने निकालना पूरा, तुम लिख लेना, ओके वीडियो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात करें प्लेनेट की, है ना। तो अगर प्लेनेट की बात करें, प्लेनेट्स में 2 प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम में हैं, जिस एक में है जुपिटर एंड सैटर्न में सबसे ज़्यादा कंसिस्ट रहने वाली गैस है, तो कंसिस्ट मेनली कौन सी गैस रहेगी, हाइड्रोजन। अच्छा क्यों रहेगी, देखो अच्छे से, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है ना। उसका क्या होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हें पता है कि साइज़ जितना ज़्यादा होगा, इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा। अच्छा, अर्थ का साइज छोटा उसके कंपेरेटिव, तो उसका इन्वायरमेंट डेंस नहीं रह पाएगा। अपनी जो ग्रेविटी की वजह से ही है इन्वायरमेंट है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो इन्वायरमेंट भी नहीं होता। जैसे मून है, मून का साइज बहुत छोटा है, वहाँ पर क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी, है ना, वहाँ वो गेन कर लेता है, वो एस्केप वेलोसिटी, गैस अपनी एस्केप वेलोसिटी को गेन कर लेता है, और वहाँ से वो क्या हो जाती है, गैस एस्केप हो जाती है।
कोई भी प्लेनेट गैस रखेगा, कोई भी इन्वायरमेंट रखेगा, उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। अगर ग्रेविटी उसको खींच के रखती है अपनी साइड में तो वो इन्वायरमेंट बना लेगा अपने चारों, एटमॉस्फेयर बना लेगा, अदरवाइज वो एटमॉस्फेयर नहीं बना पाएगा। अब मैं बात करूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जुपिटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये मान के चलो जुपिटर है, ठीक है। अब जुपिटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब जुपिटर का साइज जब बड़ा होता है, जुपिटर का मतलब भी बड़ा होता है। जैसे एक जुपिटर वो आती है ना, एक स्कूटी आती है, जुपिटर का मतलब होता है बड़ा। जुपिटर वर्ड जो यूज़ किया जाता है ना, जब जुपिटर यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब होता है उसका प्रीफिक्स जहाँ पर भी जुपिटर आ जाए, कहीं पर भी जुपिटर आ जाए, उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा जुपिटर, ठीक है ना। अब सैटर्न में जैसे अपना हो गया, उसमें भी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, पर जुपिटर जितनी तो नहीं होती, पर भी उसके सैटर्न के अंदर भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि सैटर्न के ऊपर अपन चल के नीचे जाना स्टार्ट करें ना, सैटर्न की सरफेस पे, तो अपन अगर ऐसा मान के चलो कि 20-30 मीटर ही नीचे जाएंगे, इतने में अपन फट जाएंगे। क्योंकि देखो, जैसे पानी के अंदर अपन जाते हैं तो पानी के ऊपर प्रेशर लगता है अपने ऊपर, है ना। प्रेशर लगता है तो अपन क्या होते हैं, दबाव महसूस करता है अपन, अपने वो प्रेशर महसूस कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, सेम चीज़ें हैं। जो चीज़ पानी भी क्या है, एक फ्लूइड है, और हवा भी क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड वो जो बह सके, मैंने बोला था, फ्लूइड वो जो बह सकता है ना। तो वाटर भी एक क्या है, फ्लूइड है, और अपन हवा। जैसे मछली रहती है, मछली कहाँ पर रहती है, पानी के अंदर रहती है ना। उसके चारों ओर फ्लूइड क्या रहेगा, पानी। अपन कहाँ रहते हैं, अपन रहते हैं जैसे ज़मीन पे रहते हैं, तो ज़मीन पे क्या रहेगा, चारों तरफ है हवा। तो अपन कौन सी फ्लूइड में है, अपन हवा वाली फ्लूइड में है, ठीक है। और मछली कौन सी फ्लूइड में है, पानी वाली फ्लूइड में। बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। वो पानी के अंदर चलती है, अपन हवा के अंदर चलते हैं, इतना सा फर्क है। दोनों से समझो अच्छे से। देखो, अब यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि जो हवा का ड्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पानी है, अब अपन पानी के अंदर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो अपने सर के ऊपर एक कॉलम बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। वाटर का कॉलम बनना स्टार्ट होगा, और वही कॉलम अपन पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अच्छा, नीचे जाएंगे तो दबाव महसूस होगा। जैसे सबमरीन होती है, वो भी नीचे ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती। ऐसा माना जाता है कि इस अपनी जो इंसानों ने स्पेस का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा किया है कंपेरेटिव समुद्रों के, सीज की। क्योंकि समुद्र की गहराई में अपन ज़्यादा नहीं जा सकते, समुद्र की गहराई का अपन को ज़्यादा पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव लगता है नीचे की तरफ, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से। पर अपन हवा में जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर नहीं है, तो अपने स्पेस का जितना एक्सप्लोरेशन किया है ना, उससे कम एक्सप्लोरेशन अपन ने किसके किया है, समुद्रों का किया है। ये बात हमेशा याद रखना। समुद्रों का अभी तक अपन को कुछ पता नहीं है। जो अर्थ पे जो समुद्र है ना, उनका अपन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उससे ज़्यादा तो अपन को स्पेस का पता है। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत है, ज़्यादा लगने वाला है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगने वाला है। क्योंकि अगर पानी के अंदर थोड़ा सा भी गहराई में जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है कि अगर मछलियों या फिर पानी के अंदर दबाव लगता है, वैसे ही अगर हवा का भी अपने पर दबाव होता है। सी लेवल पे अपने ऊपर लगने वाला दबाव होता है 1 ATM, जिसे तुम बोलते हो ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 ATM होता है समुद्री लेवल पे। अगर समुद्री लेवल से ऊपर उठेंगे तो वो दबाव कम होता जाएगा। वो किसकी वजह से होता है, हवा की वजह से। अच्छा, वो ज़्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि हवा हल्की होती है। अगर अपन बात करें, क्योंकि अर्थ पे तो महसूस नहीं होता, पर अगर अपन दूसरे प्लेनेट पे जाके रहने लग जाएं, जैसे सैटर्न पे रहने लग जाएं, जुपिटर पे रहने लग जाएं, तो अपने पर ये दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि वहाँ पर डेंस इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा डेंस इन्वायरमेंट है, और डेंस इन्वायरमेंट है तो हवा के पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा पास में रहेंगे, और जब हवा के पार्टिकल ज़्यादा पास में रहेंगे तब उन पे दबाव भी ज़्यादा लगेगा। जब अपन सैटर्न पे जाएंगे या जुपिटर पे जाएंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा। और उसी दबाव से ऐसा माना जाता है कि अगर सैटर्न के अंदर अगर अपन ने ज़्यादा गहराई पे गए, मतलब 10-15 मीटर भी गहराई पे चले गए ना, तब भी अपन फट सकते हैं दबाव की वजह से, इतना डेंस इन्वायरमेंट है, समझ रहे हो। तो ये डेंस इन्वायरमेंट उनकी ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। अब सुनते हैं अच्छे से कहानी। अब हाइड्रोजन को इन्होंने, जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लेनेट है ना, बड़े बड़े प्लेनेट, उन्होंने क्या है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ, जब यूनिवर्स बन रहा था, इस दुनिया बन रही थी, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा था, सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है ना। पर अर्थ तो इसको ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। अर्थ इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इसकी ग्रेविटी कम थी, है ना। तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा हो गई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई। पहले थी हाइड्रोजन यहाँ इस दुनिया में, अर्थ पे भी थी, सबसे ज़्यादा थी। पर यहाँ से क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपनी ग्रेविटी के अंदर लेके आ सके, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बेचारे का छोटा है ना बेचारे का, इसलिए। और दूसरा बात करें, दूसरी बहुत सारी गैसों को इन्होंने नहीं जाने दिया अर्थ ने। पर बात करें सैटर्न की और जुपिटर की, इनका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। जब यूनिवर्स बन रहा था तो इन्होंने बस जो हाइड्रोजन इनके पाती आई थी, मतलब जो इसके बाटे में आया था, जो इसको मिली थी,
उसको इसने खींच लिया बहुत ज़्यादा, अभी तक इसने छोड़ा नहीं है, अभी तक इसने छोड़ा नहीं है। इसीलिए जुपिटर और सैटर्न पे अब तक सबसे ज़्यादा कंसिस्ट होने वाली गैस है हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अर्थ के अंदर क्यों नहीं मिलती सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन? क्योंकि उसका हाइड्रोजन उसको अपनी ग्रेविटी के अंदर नहीं रख सकता। हाइड्रोजन मतलब अर्थ की इतनी ग्रेविटी नहीं है कि उसको खींच के रख दे अपनी साइड, समझे ये बात? तो तुम्हें बस इतना से लिखना है कि प्लेनेट मेनली क्या करता है, ये चीज़ें करता है। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ लिख लेना कि प्लेनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मेनली हाइड्रोजन गैस। अब ये मान के चलो, ये जो अपना जो सन है, सूरज है, सूर्यदेव महादेव जो सन है, जो सन अपना है उसके अंदर उसका मास है। ठीक है, अब उसका जब हाफ मास, सन का हाफ मास होता है ना, हाफ मास, उसमें कुछ तो सरफेस होगी इसका कुछ, पर इसके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? प्लाज्मा फॉर्म में हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या रहते हैं? प्लाज्मा फॉर्म में हाइड्रोजन एटम होते हैं। जैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम कंपेरिजन करो अर्थ से। जैसे अर्थ है, अर्थ पे क्या है? 70% समुद्र है। अच्छा समुद्र है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पानी 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 पानी, हर जगह पानी 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 पानी, समझ रहे बात को? कुछ जगह 21, कुछ जगह सरफेस, मान लो ये सरफेस है और ये क्या है? पानी है। ठीक है, तो अर्थ पे मैक्सिमम क्या है? पानी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी अपनी लाइफ है। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो अपन लाइफ में जिंदा नहीं रहते। ठीक है, अभी बात करते हैं सन की। अब सन के अंदर सेम, वहाँ पर भी समुद्र है, पर वहाँ पर हाइड्रोजन के प्लाज्मा है। क्या है? हाइड्रोजन का प्लाज्मा है। जब हाइड्रोजन का प्लाज्मा होगा ना, तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। और मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एटम ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूल की कंपेरेटिव। ठीक है ना, तो कहे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? तो हाइड्रोजन एटम। और सन के अंदर हाफ मास, कितना मास? हाफ मास हाइड्रोजन एटम का बना होता है। मतलब सन का जितना मास है ना, उसका हाफ मास कर दो, वो किसका बना है? हाइड्रोजन एटम का। और वहाँ पर भरे पड़े हैं समुद्र के। अच्छा तुमने कभी अगर समुद्र को कभी टीवी में देखा होगा, तो समुद्र के जब अपने सन के जब पास का कोई वीडियो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? ऐसे लावा से निकलते रहते हैं, ऐसे समुद्र एकदम प्लाज्मा फॉर्म में दिखेगा तुमको वैसा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को जाने नहीं दिया। क्योंकि अर्थ बहुत सन की ग्रेविटी होगी ना खुद की, क्योंकि सन का साइज बहुत बड़ा है। अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा तो सन ही है ना, सबका माई बाप वही है। तो उसका साइज बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन को किसी भी हालत में नहीं लेके जाने देगा। और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच का साइज, मतलब डिस्टेंस इतनी कर दी उसने कि वो किसके फॉर्म में आ गया? प्लाज्मा फॉर्म में आ गया। प्लाज्मा मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया, समझ रहे मेरी बात को? तो सन के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में नहीं मिलता, किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन प्लाज्मा एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देते हैं, हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं हीलियम। क्या बनाते हैं? हीलियम। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, पर मोल बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना, हाँ ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है ना, हाइड्रोजन बम भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है। अच्छा अच्छे से शुरुआत में समझते हैं। तो क्या होता है? पहली बात कि सन के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्लाज्मा फॉर्म में मिलने वाले हैं। दूसरी बात, प्लाज्मा फॉर्म में मिलने वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम बनाएंगे, हीलियम से लिथियम बनेगा, लिथियम से बेरिलियम, और सबसे स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा आयरन का। जिस दिन सन पूरा अपना आयरन बना देगा न्यूक्लियर फ्यूजन से, देन सबसे स्टेबल हो जाएगा वो। ठीक है, सुनते अच्छे से, अच्छे खाने सुनते, सुनो अच्छे से। क्या होगा? पहला, सन हाइड्रोजन प्लाज्मा में समुद्र है, वहाँ पर क्या है? समुद्र है। ठीक है, और सन का जितना मास है उसका हाफ मास कौन ऑक्यूपाई करता है? हाइड्रोजन एटम। ये लाइन लिखो, हाफ मास ऑफ सन एंड एनी स्टार, कोई भी तारा, एनी स्टार मेड अप बाई हाइड्रोजन। स्टेटमेंट लिख लिया? ठीक है, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्लाज्मा फॉर्म में मिलने वाला सन के ऊपर, तो
सन के एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। उस यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है। अर्थ पे बात करें, अर्थ पे, अर्थ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलता। किसके फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ये भी लिख लो, ऑन अर्थ द हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बात बताता हूँ, सुनो अच्छे से, तुम लिख लिया। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, एक होता है जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, ठीक है ना, उसमें यूरेनियम जैसे जो हेवी एटम्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है, उनके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। तो सुनना अच्छे से, यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या होगा, हीलियम बना लेंगे। देखो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, हल्का होता है, इसका भी न्यूक्लियस क्या होता है, हल्का होता है, पर हीलियम का न्यूक्लियस थोड़ा भारी हो गया। हाइड्रोजन क्या बनेगा, हीलियम मिलके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबसे ज़्यादा। एक ग्राफ बनाया जाएगा तुम्हें, स्टेबिलिटी का ग्राफ, कौन सा इस अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है आयरन का। ऐसा ग्राफ आएगा तुम्हारे, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और यहाँ पर है बॉन्ड, ऐसा डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मान लो जो भी है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी मान लो, है ना, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मान लो तुम, स्टेबिलिटी। अब मैं बोलता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, ये बनाना नहीं है, ये सर पढ़ा देंगे तुमको, है ना, जब मॉडर्न फिजिक्स चलेगा तब की बात है। अब देखो यहाँ पर यूरेनियम आता है, यूरेनियम का मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ केवल और केवल, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, भारी मतलब हेवी क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, हल्का न्यूक्लियस है। अब देखो, हर एक इस दुनिया में स्टेबिलिटी को चाहता है, हर एक एलिमेंट इस दुनिया में स्टेबिलिटी को चाहता है। और मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका न्यूक्लियस होता है, आयरन का सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट अपने न्यूक्लियस को छोटा करने चाहेंगे, और हाइड्रोजन जैसे जिसका न्यूक्लियस छोटा है वो अपने न्यूक्लियस को बड़ा करना चाहेगा। समझ रही बात को? क्योंकि हाइड्रोजन चाहता है कि मैं Fe बन जाऊँ, यूरेनियम चाहता है मैं Fe बन जाऊँ। तो यहाँ पर यूरेनियम जैसे एलिमेंट अपना न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट होंगे वो अपने न्यूक्लियस को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक बम बनने वाले प्रोसेस रहेगी। तो यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का जब एटम न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो उसी एनर्जी का या तो यूज़ कर लो या फिर किसी दुनिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर लो, दोनों चीज़ें होती है। जैसे हाइड्रोजन बम भी यूज़ किया जाता है ना, और एक चेम्बर भी बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से अपन जैसे लाइट बना देंगे, टरबाइन घुमा देंगे, करंट बन जाएगी। ठीक है ना, तो यूरेनियम क्या चाहता है कि मैं मेरे मोटा हूँ तो छोटा पतला हो जाऊँ, क्योंकि ये देखो वो दो इंसान से कंपेरिजन कर लो, देखो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फिट है वो आयरन है ना, तो मोटे लोग क्या चाहेंगे कि मैं आयरन बन जाऊँ, और पतले लोग भी क्या चाहेंगे, मैं आयरन बन जाऊँ, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर हीलियम बना रही है, हीलियम होकर लिथियम बनाएगा, बेरिलियम बनाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा क्या बन जाएगा, आयरन का न्यूक्लियस बन जाएगा, और आयरन का न्यूक्लियस जैसे ही बनेगा न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा, और हाइड्रोजन उस दिन वो लास्ट दिन होगा जिस दिन सन अपना जो आज तक जितनी लाइट निकाली है ना, सन ने जितनी लाइट निकाली है ना, क्योंकि सन क्या होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी होता है, वो एनर्जी निकालता है। ठीक है, आइडियल माना जाता है, आइडियल होता कुछ नहीं इस दुनिया में, आइडियल माना जाता है क्योंकि वो उसके प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा टच कर रही होती है, किसके, आइडियल प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है ना, तो यहाँ पर आइडियल ब्लैक बॉडी सन को कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो कंप्लीटली अभी क्या कर रहा है, 100% लाइट को एग्जिट कर रहा है उधर से। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जैसे ही उसका आयरन का न्यूक्लियस बनेगा ना, आयरन का न्यूक्लियस मतलब सारे अभी कहाँ, अभी बात करें समुद्र है ना, अभी सन के ऊपर जो समुद्र है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और क्या बनाएंगे, वो हीलियम का न्यूक्लियस, बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा Fe। और जैसे ही आयरन बन गया
देन न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई न्यूक्लियस में अब। तो अब की बार न्यूक्लियर फ्यूजन होगा नहीं, और न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो डेल्टा एच वो नहीं हो पाएगा, डेल्टा एच नहीं हो पाएगा। देन नेगेटिव मतलब डेल्टा एच एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो सन अपनी एनर्जी निकालना बंद कर देगा बाहर, है ना। और सब सन जब एनर्जी निकालना बंद कर देगा तो अब दी हुई एनर्जी जितनी यूनिवर्स में लाखों सालों में सन ने जितनी एनर्जी दी है ना, वो सारी वापस लेगा। टाइम आ गया, जब तक दी उतने दी, अब लेने का टाइम आ गया। और क्रिस्टोफ का लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो जितना लेता है वो उतना ही देता है, और जो जितना देता है वो उतना ही लेता है। रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान सुबह तो उतना ही गर्म होता है जितना शाम को उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्रिस्टोफ बोलता है वही चीज़ तो, अरे हाँ है ना। तो सारी चीज़ें यहीं चलेगी। जो सन आज एनर्जी दे रहा है ना, वो वक्त आने पे ले लेगा, वो बस वक्त का इंतज़ार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेना, ये रिएक्शन लिख लेना न्यूक्लियर फ्यूजन की। कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 1 है, हीलियम बना लेगा 2 4, ठीक है। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना, और ये रिएक्शंस रहेगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। सर बता देंगे, टेंशन ना लो। न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा और हीलियम में डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव रह जाएगा। भाई ये देखो, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वेरी नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने वाली है। ये लाइन लिखनी है तुमको, बस इतनी सी लाइन लिखनी है, ठीक है। वो सर बता देंगे आगे थोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन लिखना है सब। हाइड्रोजन मिलता है हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में भी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी। ये मिलेगा मोस्ट रिएक्टिव। मैंने बोला था ये आवारा जो है वो यही है, मोस्ट रिएक्टिव, जो निपटा देगा मामला। यही तो है जो न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आ रहा था। हाइड्रोजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी होती नहीं बेचारे के पास, ठीक है। और बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें होता है 1s और 1s ओवरलैपिंग। और मैंने बताया था कि 1s केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने कि 1s ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या रहते हैं, लेस रिएक्टिव रहते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं। अच्छा मैं बात करूँ, एक सीक्वेंस लिखता हूँ, 1s 1s 2s 2s 3s 3s 4s के बीच में बॉन्ड बने। किस में ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल बनेगा, तो 1s NS में ना, क्योंकि 1s NS का साइज़ छोटा होता है इसलिए ओवरलैपिंग अच्छी होती है, और 2s का साइज़ बड़ा हो जाता है, बड़ा होगा तो फिर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। 3s 4s, ठीक है ना। तो 1s में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 1s बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है ना, और 2s की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तुम्हें पता है ना, ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ बढ़ता है, तो यहाँ पर साइज़ बढ़ेगा ना ऊपर की नीचे। ये 1 क्या शो कर रहा है, ये उस पीरियड को शो कर रहा है, समझेगा, जिस पीरियड में है। हाइड्रोजन पहले पीरियड में है ना। 2s के मतलब दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तीसरे एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 1s ओवरलैपिंग की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे लेस रिएक्टिव रहता है, मतलब लेस रिएक्टिव रहता है। पर अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर आज के लिए बस इतना सा रखते हैं, बाकी बातें करेंगे वक्त के साथ, ब्रेक के बाद। धन्यवाद।